बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिवीजन ऑफ पैरासाइटोलॉजी। तो इस वीडियो के अंदर पूरी पैरासाइटोलॉजी को एक ही वीडियो में रिवाइज कर रहे हैं। और आपको पता है कि पूरी पैरासाइटोलॉजी को वैसे रिवाइज करना एक ही वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हमने जो बुक यूज़ की है इस पर्पज़ के लिए वो है अनवर माइक्रोबायोलॉजी, और जो दूसरी बुक मैं यूज़ करता हूँ वो है इंस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी। बहुत सारे लोग पूछेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि इंस्टेंट ज़्यादा अच्छी है, अनवर माइक्रोबायोलॉजी अच्छी है, तो मैं कहता हूँ लेविनसन ज़्यादा अच्छी है। ओके, तो पैरासाइटोलॉजी को इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। थोड़ा सा मेरा आवाज़ का करैक्टर या वॉल्यूम या टोन थोड़ी सी ख़राब होगी, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि मुझे सख्त से भी सख्त इन्फ्लुएंजा वायरस का अटैक हो गया। मुझे थोड़ा फ्लू हुआ हुआ है, तो उसके लिए माजरत आवाज़ की अगर क्वालिटी ख़राब हो तो। लेकिन आपने सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है। और तकरीबन 62% ऑडियंस ऐसी है जो वीडियो को तो देखती है लेकिन सब्सक्राइब करना गुनाह कबीरा समझती है। तो फिर आपने क्या करना है, इस गुनाह को तो ख़त्म कर दो और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइटोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ पैरासाइट के पैरासाइट की स्टडी को, पैरासाइट को कोई ना कोई होस्ट चाहिए। तो पैरासाइट क्या क्या डेफिनेशन होती है? ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अपनी फूड को या अपनी न्यूट्रिशन, अपनी एनर्जी या अपना मेटाबॉलिज्म होस्ट के बगैर नहीं करवा सकते। जिस तरह वायरस होते हैं ऑब्लिगेट, इंट्रासेलुलर, पैथोजन वगैरह, लेकिन वो पैथोजन होते हैं। पैरासाइट में आपको कोई ना कोई होस्ट चाहिए होता है। तो पैरासाइट, इनके होस्ट और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसकी स्टडी को पैरासाइटोलॉजी बोलते हैं। और पैरासाइट्स के अंदर मेनली दो टाइप के होते हैं जो हमने मेडिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होते हैं प्रोटोजोआ, दूसरे होते हैं मेटाजोआ। जो प्रोटोजोआ होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, मेटाजोआ मल्टी सेलुलर होते हैं। क्लिनिकल सिम्टम देखें तो प्रोटोजोआ के क्लिनिकल सिम्टम काफ़ी ज़्यादा रैपिड होते हैं, डेज टू वीक्स यानी दिन से लेकर हफ्तों तक आ सकते होते हैं। जबकि मेटाजोआ के जो क्लिनिकल सिम्टम होते हैं या इनका जो ऑनसेट होता है थोड़ा सा स्लो होता है। डायग्नोस्टिक फॉर्म में देखें तो डायग्नोस्टिक फॉर्म प्रोटोजोआ की कौन सी होती है? ये सिस्ट और ट्रोफोजोइट्स होती है। ओके, प्रोटोजोआ के अंदर सिस्ट और ट्रोफोजोइट होती है। मेनली जो सिस्ट और ट्रोफोजोइट में क्या फ़र्क होता है नीचे एक्सप्लेन करूँगा। जबकि मेटाजोआ वॉर्म्स होते हैं, वॉर्म्स एग्स प्रोड्यूस करते हैं। अब इम्यून सिस्टम जो एक्टिवेट होगा तो उसके अंदर एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी, मेनली न्यूट्रोफिल। जबकि मेटाजोआ वॉर्म्स के अगेंस्ट कौन से सेल एक्टिवेट होते हैं, कौन से सेल ज़्यादा हो जाती है? इयोजिनोफिल, जिसको बोलते हैं इयोजिनोफिलिया। ठीक हो गया। तो न्यूट्रोफिलिया आपको देखने को मिलता है प्रोटोजोआ के अंदर, मेटाजोआ के अंदर इयोजिनोफिलिया देखने को मिलता है। अब होस्ट को देख लेते हैं, जिस होस्ट को पैरासाइट इन्फेक्ट करना है। अब वो दो टाइप का हो सकता है, वैसे तीन टाइप का हो सकता है। यहाँ पर जो एक डेड एंड होस्ट है वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। एक है इंटरमीडिएट होस्ट, दूसरा होता है डेफिनेटिव होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर ऐसा होस्ट जिसके अंदर लार्वल फॉर्म या ए सेक्शुअल स्टेज होगी। ठीक है, ओके। और डेफिनेटिव होस्ट ऐसा होस्ट जिसके अंदर अडल्ट या सेक्सुअल साइकिल होता है, उसको बोलते हैं डेफिनेटिव होस्ट। वेक्टर क्या होती है? वेक्टर क्या होती है? इन्फेक्शियस पार्टिकल को या पैरासाइट्स को कैरी करने वाले लिविंग मैटर्स होते हैं। तो लिविंग ट्रांसमिटर्स को क्या बोलते हैं? वेक्टर, जिस तरह फ्लाई वगैरह होती है। अब लाइफ साइकिल की फॉर्म्स को देखते हैं तो फिर दो टाइप की लाइफ साइकिल की फॉर्म्स होती है। एक होती है इन्फेक्शियस और दूसरी डायग्नोस्टिक होती है। आपको बताया था कि दो टाइप के पैरासाइट होते हैं, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर जो इन्फेक्शियस फॉर्म होगी, जो ठीक है, जो ट्रांसमिट होगी, जो इन्फेक्शन करवा देगी, ठीक है, वो सिस्ट होती है। जबकि जो क्लिनिकल सिम्टम करवाने वाली वो ट्रोफोजोइट होती है। ठीक है, जो डायग्नोस्टिक होती है वो ट्रोफोजाइट होती है। वॉर्म्स के अंदर देखें तो वॉर्म्स के अंदर क्या होती है? एग्स या कभी कभार पूरा का पूरा वॉर्म्स ही देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल एस्कैरिक लुम्ब्रिकॉइड्स के अंदर आपको जो पूरा का पूरा वॉर्म होता है वो इंटेस्टाइन को ऑब्स्ट्रक्ट कर लेता है। ठीक हो गया, क्योंकि हेलमिंथीज को हम जाइंट राउंड वॉर्म बोलते हैं। ट्रोफोजाइट और सिस्ट फॉर्म किस में होती है? ये होती है प्रोटोजोआ के अंदर। एक है डायग्नोस्टिक और एक इन्फेक्टिव। तो सिस्ट और ट्रोफोजाइट को कंपेयर कर लेते हैं। सिस्ट क्या होती है? डोर्मेंट स्टेज होती है असल में प्रोटोजोआ की, जो उसको उस प्रोटोजोआ को सर्वाइव करने में हेल्प देती है जब कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अनफेवरेबल हो जाती है। ट्रोफोजोइट ये इसकी ग्रोइंग फॉर्म होती है, ग्रोइंग स्टेज होती है, जिसके अंदर वो होस्ट से न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा होता है, और ये डायग्नोस्टिक फॉर्म भी होती है। अब जो सिस्ट जिस प्रोसेस में बनते हैं उसको बोलते हैं एनसिस्टेशन। जो ट्रोफोजोइट सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है जब इसने सर्वाइव करना होता है अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में, और जब सिस्ट पहुंच जाती है होस्ट के अंदर तो ये ट्रोफोजोइट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं एक्सिस्टेशन। जो सिस्ट है वो डोर्मेंट स्टेज है, जबकि ट्रोफोजोइट क्या होते हैं? एक्टिव और रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है। जो सिस्ट है ट्रांसमिशेबल फॉर्म होती है, ट्रांसमिट होती है, इन्फेक्शियस होती है, जबकि ये डिजीज कॉजिंग स्टेट है। जो डायग्नोस्टिक होगा, क्लिनिकल साइन सिम्टम होगा, वो ट्रोफोजोइट की वजह से आती है। सिस्ट क्या होती है? रिलेटिवली नॉन मोटाइल होती है, मोटाइल होता है। ये इन्फेक्टिव होता है, नॉन इन्फेक्टिव होता है। सिस्ट रिलेटिवली काफी रेजिस्टेंट होता है वाटर और डेसिकेशन की, जबकि ट्रोफोजोइट क्या होते हैं? रिलेटिवली रेजिस्टेंट नहीं होते और इनके पास लेबाइल सेल मेम्ब्रेन होती है। अब जो सिस्ट होते हैं होस्ट के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं। होस्ट आपको दो टाइप के बताए, इंटरमीडिएट और डेफिनेटिव होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट के अंदर अडल्ट और या सेक्सुअल साइकिल चलती होती है। ओके, तो सिस्ट और ट्रोफोजोइट का फर्क बता दिया। अब इनकी क्लासिफिकेशन देता प्रोटोजोआ, मेटाजोआ। मेटाजोआ को हेलमिंथीज बोलते हैं। हेलमिंथीज को दो में डिवाइड करते हैं, निमेट हेलमिंथीज या निमाटोड या राउंड वर्म। जबकि प्लेटी हेलमिंथीज को फ्लैट वर्म बोलते हैं। इसको मजीद दो में डिवाइड करते हैं, ट्रिमाटोड और सेस्टोड या कैस्टोड बोलते हैं, लेकिन मैं इसको सेस्टोड बोलूंगा। सेस्टोड का दूसरा नाम टेप वर्म है, जबकि ट्रिमाटोड्स का दूसरा नाम है फ्लूक्स, जिसको आप बोलते हैं जोंक। ठीक है,
अब जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ को मजीद 4 में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोलॉजिकल फीचर्स। तो पहला सार्कोडीना, इसके अंदर उमैबास आ जाते हैं, एंटोमाइबा हिस्टोलिटिका वगैरह। स्पोरोजोआ के अंदर स्पोरोजोन्स आ जाते हैं, मास्टिगोफोरा मास्टिगेट्स होते हैं, फ्लैजेला को बोलते हैं। उसके अलावा सिलिएटा के अंदर आ जाती है, सिलिएट्स आ जाती है। अभी इसमें हमने पढ़ना क्या, इसमें इंटेस्टिनल प्रोटोजोआ हमने पढ़ने हैं, इसके बाद यूरोजेनिटल प्रोटोजोआ होते हैं। फाइनली क्या होती है, फिर स्टार्ट हो जाएगी वॉर्म, स्टार्ट हो जाएगी वॉर्म्स के अंदर, सॉरी इंटेस्टिनल, यूरोजेनिटल, इसके बाद ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ, फिर इसके बाद वॉर्म स्टार्ट हो जाती है। वॉर्म्स में भी नेमाटोड्स रहते हैं, नेमाटोड भी इंटेस्टिनल होते हैं और कुछ इनके इंसेक्ट वेक्टर्स वगैरह होते हैं, और एक होते हैं प्लैटीहेल्मिन्थेस प्लेटफॉर्म्स होती है। ये ट्रीमाटोड और सेस्टोड के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो पहले इंटेस्टिनल प्रोटोजोआ, तो इंटेस्टिनल प्रोटोजोआ के अंदर निमोनिक आपने याद रखना है ईसीजी। तो ई से बनेगा एंटोमाइबा हिस्टोलिटिका, सी से क्रिप्टोस्पोरिडियम और जी से बनेगा गियार्डिया लैम्ब्लिया। जो एंटोमाइबा हिस्टोलिटिका ये मेबिक डिजेंट्री और लीवर एब्सेस करवाता है, जबकि गियार्डिया लैम्ब्लिया करवाता है गियार्डियासिस, जबकि क्रिप्टोस्पोरिडियम करवाता है क्रिप्टोस्पोरियोडियोसिस। ठीक हो गया। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। अब सब के अंदर क्या होगा, सिस्ट फॉर्म होगी, ट्रोफोजॉइड फॉर्म होगी। जो सिस्ट होगी वो इन्फेक्शियस फॉर्म के अंदर देखने को मिलती है, ट्रोफोजॉइड डायग्नोस्टिक फॉर्म होती है। इसके अंदर भी सिस्ट और ट्रोफोजॉइड होते हैं। ठीक है। ओके, इनकी प्रॉपर्टीज आप देख लेना। जो क्रिप्टोस्पोरिडियम है, ठीक है, क्रिप्टोस्पोरिडियम इसके अंदर भी क्या होते हैं, सिस्ट और यहाँ पे सिस्ट के बजाय वर्ड यूज होगा ओवोसिस्ट। ठीक है। और यहाँ पे ट्रोफोजॉइड होगी, जबकि ट्राइकोमोनास विजाइनालिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रोफोजॉइड फॉर्म में होगी, कोई सिस्ट फॉर्म नहीं होगी। ओके, आगे चलते हैं हम। माइबिक डिसेंट्री और लीवर एब्सेस, अब इनके प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। सिस्ट तीनों के पास होगा, ईसीजी वाला है, इंटेस्टिनल प्रोटोजोआ के पास इस, लेकिन इसके सिस्ट के अंदर 4 न्यूक्लियस होते हैं। अगर आप इसके सिस्ट को देखो तो इसके सिस्ट में भी 4 न्यूक्लियस है, लेकिन इसका जो सिस्ट होता है, इसके सिस्ट का स्पेशलाइज्ड नेम है जिसको बोलते हैं ओवोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, 4 न्यूक्लियस होते हैं। और ये वाला सिस्ट क्या होता है, थिक वाल्ड होता है, वैसे सिस्ट थिक वाल्ड होते हैं। जबकि इसके ट्रोफोजॉइड के अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है, लेकिन अगर आप इसके ट्रोफोजॉइड को देखो तो इसके ट्रोफोजॉइड के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। इसके ट्रोफोजॉइड के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टीज भी होती है। फॉर एग्जाम्पल 4 पेयर ऑफ फ्लैजेला भी होता है, पेयर शेप्ड होता है, और सक्शन डिस्क भी होती है अटैचमेंट के लिए। ठीक हो गया, 4 पेयर ऑफ फ्लैजेला, सक्शन डिस्क है और पेयर शेप्ड है, और 2 न्यूक्लियस होते हैं। ये तीनों प्रॉपर्टी उसके अंदर नहीं होती। किसके अंदर, एंटोमाइबा हिस्टोलिटिका के अंदर। और रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होती है, जो इंटेस्टिनल होते हैं इनकी रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होती है, फीकल ओरल रूट से। ठीक है, ओरोफिकल या फीकल ओरल रूट होती है। अगर आप सबसे कंपेयर करो तो ये भी फीकल ओरल रूट है, ये भी फीकल ओरल रूट है। ठीक है, अभी मैं इसको कंपेयर नहीं कर रहा, पहले इन तीनों को इंटेस्टिनल को कर रहा हूँ। अब इसमें होगा क्या, सबसे पहले सिस्ट फॉर्म क्या करेगी, इन्फेक्ट करेगी, फिर सिस्ट ने ट्रोफोजॉइड के अंदर डिफरेंशिएट होना होगा। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन ये कौन सा हमारा पैरासाइट है, तो ये डिफरेंशिएट होती है डिफरेंट जगह के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जो एंटोमाइबा हिस्टोलिटिका के केस के अंदर जो सिस्ट होते हैं वो ट्रोफोजॉइड में डिफरेंशिएट होती है, जिसको बोलते हैं एक्सिस्टेशन, ये होती है आईएम के अंदर। लेकिन इसके केस के अंदर जो एक्सिस्टेशन होती है कहाँ पे होती है, तकरीबन हम कह सकते हैं कि डूडिनम के अंदर होती है, जबकि इसकी एक्सिस्टेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पेसिफिकली। सॉरी फॉर इंटरप्शन, यहाँ से पानी की बोतल थोड़ा सा गिर गई। ओके, तो मैं पानी पी रहा था। तो आगे हम बात करते हैं, तो हम बात कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन, जूजिनम स्पेसिफिकली इसका डूडिनम होता है और इसकी होती है आइलियम होता है। तो डूडिनम, जूजिनम, आइलियम, ये आपने याद रखना है। अगर आपसे ये याद नहीं होता तो आपने इतना तो याद रखना है कि जो एक्सिस्टेशन होती है वो किसके अंदर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। ठीक है, अब पहली बात क्या होगी, एक्सिस्टेशन होगी। एक्सिस्टेशन के बाद नंबर 2 स्टेप क्या होगा कि सीकम कोलोन को कोलोनाइज करना। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, जो ट्रोफोजॉइड होते हैं वो कोलोनिक एपिथेलियम को इन्वेट करते हैं। ठीक है, पहले कोलोनाइज करेंगे, अपनी पूरी कॉलोनी को बढ़ाएंगे, फिर ये कोलोन के एपिथेलियम को इन्वेट करना शुरू कर देगा और कुछ ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे जो कि लोकलाइज्ड नेक्रोसिस प्रोड्यूस करते हैं। फिर ये लीजन होगी या जो नेक्रोटिक लीजन होगी वो मस्कुलरिस लेयर तक पहुंच जाएगी और एक फ्लैस्क शेप अल्सर लीजन देखने को मिलेगा। तो फ्लैस्क शेप अल्सर किस में होता है, सिर्फ एंटोमाइबा हिस्टोलिटिका में होता है। अगर ये मस्कुलरिक लेयर में पहुंचे तो उसको बोलते हैं फ्लैस्क शेप अल्सर। अगर सब म्यूकोसा में पहुंचे तो ये पोर्टल सर्कुलेशन को इन्वेट कर लेती है, फिर पोर्टल सर्कुलेशन से होता हुआ लीवर के पास चला जाएगा और लीवर के अंदर लीवर एब्सेस करवा देगा। अब आपको क्या फाइंडिंग्स होती है, कुछ इंटेस्टिनल फाइंडिंग होती है, कुछ लीवर की एब्सेस होता है, और एक बड़ी सी लीजन भी बनेगी ग्रैनुलोमेटस लीजन, जिसको बोलेंगे उमईबोमा या अमीबोमा, जो कि एडिनोकार्सिनोमा से रिजेंबल करती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस लिखा हुआ है कि एंटोमाइबा हिस्टोलिटिका और एंटोमाइबा कोलाई इनको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या होते हैं। जिसके सिस्ट में 4 न्यूक्लियस होती है, इसके सिस्ट में 8 न्यूक्लियस होती है। तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर। क्या होगा लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर, अगर आप तीनों को कंपेयर करो तो इसके अंदर भी स्टूल एग्जामिनेशन है, इसके अंदर स्टूल एग्जामिनेशन नहीं है। वैसे इसके अंदर स्टूल एग्जामिनेशन में क्या होगा, ट्रोफोजॉइड या सिस्ट होगा, इसके स्टूल एग्जामिनेशन में भी ट्रोफोजॉइड या सिस्ट होगा। फिर स्पेसिफिक टेस्ट क्या होगा, स्पेसिफिक टेस्ट में इसका इनडायरेक्ट हेमोग्लोबिन टेस्ट है जो इन्वेसिव एमोइबियासिस के लिए किया जाता है। इसके अंदर अलीसा और स्ट्रिंग टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, अलीसा और स्ट्रिंग टेस्ट, और इसके लिए कान्यूइन एसिड फास्ट ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर ओवोसिस्ट को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। अब तीनों की क्लिनिकल फाइंडिंग को तैयार कर लेते हैं। अब इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग में एक्यूट और क्रॉनिक इंटेस्टिनल उमईबियासिस, फिर उमईबोमा है और लीवर एब्सेस है। लीवर एब्सेस होगा तो राइट अपर क्वाड्रेंट पे पेन होगा, वेट लॉस है, फीवर है, लार्ज लीवर है। जबकि एक्यूट इंटेस्टिनल उमईबियासिस के अंदर डिसेंट्री हो सकती है, जिसको ब्लडी डायरिया बोलते हैं। फ्लैचुलेंस है, टिनिस्मस का मतलब है कि जो स्कैंटी स्टूल पास करते हैं, बार बार अर्जेंसी होती है स्टूल पास करने की, लेकिन स्टूल काफ़ी ज़्यादा स्कैंटी होती है, उसको टिनिस्मस बोलते हैं। लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, क्रॉनिक के केस में आपको डायरिया
डायरिया देखने को मिल सकता है, वेट लॉस है, फटीग है, ग्रेनुलोमेटस जिसको मीबोमा बोलती है, जबकि वेट लॉस, फीवर, इनलार्ज लिवर, हिपैटोमेगाली और राइट अपर क्वाड्रेंट पेन ये भी देखने को मिलता है। ठीक हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें चूंकि इसमें क्या होती है, एक्स सिस्टेशन डूडिनम के अंदर होती है, वंस अगेन अटैच होगा, लेकिन इसके अंदर ये म्यूकोजा को इन्वेट करता था। जब ये म्यूकोजा को इन्वेट करता था ये फ्लैश शेप अल्सर करवाता था। जब ये मस्कुलरिस लेयर तक पहुंचेगा, जब ये सब म्यूकोजा में पहुंचेगा तो ये बोटल सर्कुलेशन को इन्वेट करेगा, लेकिन ये क्या करता है, कोलोनाइज तो करता है लेकिन ये इन्वेट नहीं करता, ब्लड स्ट्रीम के अंदर नहीं आता, बल्कि डूडिनम की इन्फ्लेमेशन करवाता है। तब डूडिनम की इन्फ्लेमेशन होगी तो प्रोटीन और फैट की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, जिसको बोलते हैं मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, जिसकी वजह से फूल स्पेलिंग डायरिया हो जाएगा। असल में होता ही है कि न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, तो कोलोन के अंदर बैक्टीरिया को ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलेगा, तो उसको कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन या दूसरे फर्मेंटेशन मैकेनिज्म के जरिए गैसेस प्रोड्यूस करेगा, तो फूल स्मेलिंग डायरिया हो सकता है, फ्लैचुलेंस हो सकती है जिसको उभार बोलते हैं, वाटरी डायरिया, एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल क्रैम्प, नोजिया, तो नॉन स्पेसिफिक साइंस होते हैं। बाकी आपको स्पेसिफिक टेस्ट के अंदर अनीसा और स्ट्रिंग टेस्ट बताया था, और यहाँ पे कौन सा टेस्ट था, कैन्यून एसिड फास्टेट था, इसमें भी वाटरी डायरिया और फ्लूइड लॉस है जिस तरह उसमें था। ठीक हो गया। ओके अब हम चलते हैं यूरोजेनिटल प्रोटोजोआ। तो यूरोजेनिटल प्रोटोजोआ के अंदर जो स्पेसिफिक स्पीशी आ जाती है वो है ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस, जो कि ट्राइकोमोनियासिस करवाता है। अब इसका भी जो होता है, इसका जो ट्रोफोजाइट होता है पेयर शेप होता है, ठीक है, यानी पेयर शेप ऑर्गेनिज्म है, इसका भी पेयर शेप होता है। इसके 2 न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियस होता है, इसके पास 4 पेयर थे फ्लैजेला, इसके पास सिर्फ 4 फ्लैजेला होती है, इसके पास सिर्फ ट्रोफोजाइट फॉर्म है, जबकि इसके पास ट्रोफोजाइट और सिस्ट फॉर्म है, बाकी पेयर शेप ये भी होता है, लेकिन इसके अंदर सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, यूरोजेनिटल है, तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलेगा। इसके ट्रोफोजाइट फीमेल के अंदर वजाइना और मेल में यूरेथ्रा, वहाँ पर क्या करते हैं, अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं और इन्फ्लेमेशन करवा देते हैं। इन्फ्लेमेशन के नतीजे में पुरुलेंट डिस्चार्ज वगैरह प्रोड्यूस होता है, जैसे वजाइना के डिस्चार्ज के अंदर वाटरी होता है, कॉपियस होता है, फुल स्मेलिंग होता है और ग्रीनिश रंग का होता है, तो ग्रीनिश रंग ये बताएगा। ठीक है, तो वजाइनल डिस्चार्ज में क्या नजर आएगा, पेयर शेप ट्रोफोजाइट हो गया। दूसरा न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, ये वही टेस्ट है जो गोनोरिया में भी आप परफॉर्म करते हो। नेक्स्ट चलते हैं ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ। तो ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ में पहला आ जाता है प्लाज्मोडियम, इसके अलावा टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी है, ट्राइपेनोसोमा रहते हैं, ट्राइपेनोसोमा क्रूजाई और ट्राइपेनोसोमा ब्रूसाई जेबेंजी और रोडेंजी है। लिशमेनिया भी 2 टाइप का होता है, विसरल और क्यूटेनियस लिशमेनिया, जिसको विसरल को बोलते हैं काला आजार। ठीक हो गया। ओके तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से प्लाज्मोडियम से। तो प्लाज्मोडियम जो डिजीज करवाता है वो है मलेरिया। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज होती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम होते हैं मल्टीपल रिंग्स की फॉर्मेशन होती है ब्लड स्मेयर के अंदर, क्रीसेंट शेप गैमेट्स होते हैं। ठीक है, अब इनके थोड़ा सा फीवर स्पाइक्स को देखें तो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम का जो फीवर होता है वो इरेगुलर होता है, ना आप इसको टेंशन ना ही क्वेश्चन के अंदर डालते हैं। लेकिन इसका जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल होता है, पहली बात है कि ये हिप्नोजाइट प्रोड्यूस करते हैं। हिप्नोजाइट क्या होती है, ये रिलैप्सिंग फॉर्म्स होती है, ठीक है, वापस आ सकती होती है। हिप्नोजाइट एक लेटेंट फॉर्म्स होती है इनकी। ठीक है, तो 48 आवर्स का यानी हर तीसरे दिन के बाद फीवर रिपीट होगा तो उसको बोलते हैं टर्शियन मलेरिया। जबकि 72 दिन बाद हर चौथे दिन बाद मलेरिया या बुखार होगा तो उसको बोले कि क्वार्शन मलेरिया या क्वार्टन मलेरिया। अब प्लाज्मोडियम मलेरिया को अगर आप ब्लड स्मीयर के अंदर देखें तो आपको रोज लाइक शाइजोन्स देखने को मिलती है। प्लाज्मोडियम ओवल को अगर आपने पता चलाना हो तो उसके अंदर जो आरबीसी इन्फेक्टेड होते हैं वो ओवल होते हैं, जैग्ड होते हैं। ठीक है, और इस केस के अंदर क्या होगा कि होस्ट सेल्स इनलार्ज होते हैं, ओमाइबाइट, ट्रोफोजाइट वगैरह, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपने रोजेट शाइजोन्स का जो प्लाज्मोडियम मलेरिया के लिए होता है वो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रीसेंट शेड गैमेट्स होते हैं। अब इसकी लाइफ साइकिल के 2 फेज होती है, एक वो फेज जिसको हम सेक्सुअल फेज बोलते हैं, दूसरा होता है एसेक्सुअल फेज। और एसेक्सुअल फेज होता है ह्यूमन के अंदर, जो सेक्सुअल फेज होता है मॉस्क्यूटो के अंदर, जिसकी वजह से मॉस्क्यूटो होती है वेक्टर के तौर पे काम भी आती है और दूसरी तरफ ये इंडेफिनेटिव होस्ट के तौर पे भी काम आती है। और जो मॉस्क्यूटो होती है वो एनोफिलिस में भी मेल वाली, क्योंकि मेल नहीं फीमेल, बल्कि क्योंकि फीमेल को ब्लड की जरूरत पड़ती है मैच्योरेशन ऑफ ओवा के लिए। ठीक हो गया। अब जो सेक्सुअल फेज है उसको स्पोरोगोनी बोलते हैं और एक सेक्सुअल फेज को शिजोगोनी बोलते हैं, क्योंकि इसमें शाइजोर्स बनते हैं और स्पोरोगोनी के अंदर स्पोरोजोइड्स बनते हैं। ठीक हो गया। अब पहले इसकी लाइफ साइकिल अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ से थोड़ा सा नजर आ रहा होगा आपको कि सबसे पहले क्या होता है, एसेक्सुअल शाइजोगोनी फेज होता है, किसके अंदर होता है, ह्यूमन के अंदर होता है एसेक्सुअल शिजोगोनी। अब इसमें आपको पहले होगा एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज होगा। एक्सो का मतलब बाहर, तो ये आरबीसी के बाहर या लीवर के अंदर होता है। इसके अंदर होता है क्या है कि जो मॉस्कीटो क्या करता है, मॉस्कीटो इंजेक्ट करता है। ठीक है, इंजेक्ट किसको करता है, स्पोरोजोइट को करता है। तो स्पोरोजोइट लीवर को डैमेज करना शुरू कर देती है। ये पूरा एक्सोरिथ्रोसाइटिक फेज बता रहा हूँ। ठीक है, फिर वो स्पोरोजोइट लीवर के अंदर क्या करती है, रेप्लिकेट करती है और मीरोजोइट के अंदर डिफरेंशिएट हो जाती है। स्पोरोजोइट किसके अंदर डिफरेंशिएट होती है, और मीरोजोइट के अंदर। और एक जो सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं शाइजोन्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, शाइजोन्स। फिर शाइजोन्स क्या होते हैं, फट जाते हैं और शाइजोन्स के अंदर क्या होते हैं, मीरोजोइट्स होते हैं, मीरोजोइट रिलीज हो जाते हैं। फिर इसके बाद
फेज चलेगा एरिथ्रोसाइटिक फेज। एरिथ्रोसाइटिक फेज के अंदर जो शाइजोन्स रप्चर हुए थे तो उसकी वजह से मीरोजॉइट रिलीज हुए थे। इसी शाइजोन्स के रप्चर होने की वजह से जो मीरोजॉइट्स थे वो आरबीसी के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएंगे और वो आरबीसी के अंदर जो क्या बनाएंगे, ट्रोफोजॉइट्स बनाएंगे। वो ट्रोफोजॉइट रिंग शेप होता है, मल्टीपल रिंग्स होती है और ये वाला इसके जो गैमीट्स होंगे वो क्रिसेंट शेप होंगे। तो ये इंडिकेट करेगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम को। जो मीरोजॉइट थे, ठीक है, पहले तो ट्रोफोजॉइट थे, ठीक है, ट्रोफोजॉइट, ओके, ट्रोफोजॉइट। और फिर ट्रोफोजॉइट आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम पैरासाइट डिफरेंशिएटेड टू सेक्सुअल इरिथ्रोसाइटिक फेज, यानी कुछ गैमीट्स भी ह्यूमन के अंदर बनते हैं। हाँ, इनके फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होती, ठीक हो गया। असल में होता है कि जो ट्रोफोजॉइट है, ट्रोफोजॉइट आरबीसी के अंदर क्या बन जाते हैं, ट्रोफोजॉइट मैच्योर होने के बाद क्या बन जाते हैं, शाइजोन। और शाइजोन क्या होता है, सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। शाइजोन के अंदर मीरोजॉइट भरे हुए होते हैं। फिर वो मीरोजॉइट आरबीसी की लाइसिस करवा देगी रेगुलर इंटरवल के ऊपर, जिसकी वजह से आपको पीरियोडिक फीवर, चिल्स, राइगर, शेकिंग वगैरह देखने को मिलती है। कुछ गैमीट्स बनना शुरू हो जाती है। कहाँ से बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो सेक्सुअल फेज को क्या बोलते हैं, स्पोरोगोनी, जिसमें सेक्सुअल फेज के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो किसके अंदर होती है, मॉस्किटो के अंदर, लेकिन गैमीट्स के फॉर्मेशन ह्यूमन के अंदर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो कुछ मीरोजॉइट्स होते हैं वो क्या इसमें डेवलप हो जाती है, किसके अंदर डेवलप हो जाती है, गैमीटोसाइट के अंदर। और जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम का गैमीट्स होता है क्रिसेंट शेप होते हैं, ठीक हो गया। फिर आज होता क्या है कि जो फीमेल मॉस्किटो होती है इन आरबीसी को ईट कर लेगी, इन आरबीसी को इंजेक्ट कर लेगी, ठीक है, ले लेगी वापस। फिर होगा क्या कि एक फीमेल मैक्रोगैमीट और 8 स्पर्म लाइक माइक्रोगैमीट वो मिलकर क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे, ठीक है। तो जाइगोट फिर आगे डिफरेंशिएट होगा किसके अंदर, मोटाइल ओकाइनेट्स के अंदर, ठीक है। स्पेसिफिकली यहाँ पर साइट भी लिखी हुई है गट के अंदर, ठीक हो गया। गट के अंदर डिप्लॉइड जाइगोट किसके अंदर डिफरेंशिएट हो जाएगा, मोटाइल ओकाइनेट। फिर वो गट की वाल को पेनिट्रेट करते हैं, बोरो करते हैं, बुरो का मतलब खुदाई वगैरह करेंगे। फिर जो oocyst बनता है, ठीक है, ठीक है, ookinete से क्या बनेगा, oocyst बनेगा। फिर oocyst के अंदर क्या हो गया, हैप्लॉइड स्पोरोजॉइट हो गए, क्योंकि जो oocyst फटेगा, ग्रो करने के बाद फटेगा, रप्चर होगा तो स्पोरोजॉइट रिलीज हो जाएगा किसके अंदर, मॉस्क्यूटा के अंदर, स्पेसिफिकली मॉस्क्यूटा के स्टोमक वाल के अंदर। फिर वो स्पोरोजॉइट जो कि रप्चर होता है यहाँ से oocysts की रप्चर से प्रोड्यूस होते हैं, वो स्पोरोजॉइट इस प्लाज्मोडियम वाले जो जो क्या कहते हैं, एनोफिलिस मॉस्किटो, इसके स्लाइवरी ग्लैंड के पास जाएगी और फिर वापस वही वाली इन्फेक्टेड मॉस्किटो क्या करेगी, इन्फेक्टेड मॉस्किटो स्पोरोजॉइट को इंजेक्ट कर देगी नेक्स्ट ह्यूमन के अंदर। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होती है, फीवर, चिल्स, माइल्जिया, हेडेक हो सकता है, आर्थ्रालजिया, जोड़ों में दर्द होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन तो होती है, कॉमन होती है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा स्वेट्स होती है, स्प्लीनोमेगाली, हेपेटोमेगाली, ब्लैक वाटर फीवर है जो कि हीमोग्लोबिन यूरिया की वजह से होता है। दूसरी 3 कॉम्प्लिकेशन किया, पहला सेरिब्रल मलेरिया, दूसरा होता है हिमोलिसिस और तीसरा होता है एक्यूट रीनल फेलियर होता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर आप जिम्सा स्टेनिंग करते हैं। जिम्सा स्टेनिंग के अंदर जो थिक स्मेयर होता है वो ये चेक करने के लिए कि ऑर्गेनिज्म है, यानी जो थिन स्मेयर होता है ये स्पीशी को आइडेंटिफाई करने के लिए, कौन सा स्पीशी है, फैल्सीपैरम है, मलेरिया है, ओवेल है, वाइवेक्स है, इलीसा, पीसिया वगैरह भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी 2 डिजीज करवाता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, दूसरा होता है कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस। इसका डेफिनेटिव होस्ट होता है कैट्स, ठीक है, कैट्स, यानी जो सेक्सुअल फेज है या अडल्ट वाली फॉर्म होती है वो कैट्स के अंदर होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि जो सिस्ट है उनके इंजेक्शन कर दिया रॉ मीट में, ठीक है, कच्चा गोश्त या अंडर कुक मीट है या ऐसी फूड ली है जो कि कैट के फीसिस से कंटेमिनेटेड है। और इसके अलावा जो कंजेनिटल फॉर्म है वो ट्रांसप्लेसेंटल पैसेज से भी जा सकती है। तब इसकी ट्रांसमिशन क्या होती है, सबसे पहले क्या होती है, सिस्ट की इंजेक्शन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिस्ट रप्चर हो जाती है और वो गट के वाल को इन्वेट करते हैं। फिर मैक्रोफेज इनको इंजेस्ट कर लेते हैं, फिर वो ट्रोफोजॉइट में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, ट्रोफोजॉइट के अंदर, ठीक हो गया, कौन हो जाता है, सिस्ट वाला। और फिर क्या होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड ट्रोफोजॉइट क्या बन जाते हैं, टैकिजॉइट बन जाते हैं। वो टैकिजॉइट सेल को किल करना शुरू कर देते हैं, स्पेसिफिकली मैक्रोफेजेस को, दूसरे सेल को, ओके। और फिर सिस्ट बनता है। सिस्ट के अंदर क्या होता है, सिस्ट में ब्रेडिजॉइट वगैरह की फॉर्मेशन हो जाती है क्योंकि सिस्ट ने आगे नेक्स्ट जनरेशन में फैलना है। फिर कैट रॉ मीट लेती है, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो इंजेक्शन ऑफ सिस्ट इन रॉ मीट बाय कैट लिखना चाहिए था। तो कैट्स क्या खाते हैं, कच्चा गोश्त खा लेते हैं, लेकिन वो कच्चा गोश्त जो कि ठीक है, जो जिसमें सिस्ट वगैरह, ठीक हो गया। फिर उसके अंदर क्या होते हैं, ब्रेडिजॉइट्स क्या होते हैं, एक्सेस्टेशन होती है, एक्सेस्टेशन के अंदर ट्रोफोजॉइट बनेंगे, मल्टीप्लाई होगी, गैमीट्स वगैरह बनेंगे कैट्स के अंदर। फिर वो सिस्ट बनेगा, फिर वो सिस्ट क्या होगा, कैट के फीसिस में एक्सक्रीट हो जाएगा। फिर वो कैट के फीसिस जो कंटेमिनेटेड है, अगर वो ह्यूमन फूड से को साथ कॉन्टैक्ट कर ले और फूड कंटेमिनेटेड होगी कैट के फीसिस के साथ, स्पेसिफिकली ऐसे फीसिस जिसके अंदर oocyst है, ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन तक ये साइकिल चली जाएगी। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होती है, ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी जिसको एन्सेफलाइटिस बोलती है, रेटिना की इन्फ्लेमेशन होती है, कोराइड की इन्फ्लेमेशन होती है, कोरियोरेटिनाइटिस, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, फीवर, ठीक है, ये सब चीज़ें हो जाती है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर जिस तरह पीछे था प्लाज्मोडियम में जिम्सा स्टेनिंग था, तो यहाँ पे भी जिम्सा स्टेनिंग है जिसमें आपको क्रिस्टल शेप ट्रोफोजॉइट देखने को मिलती है। पीछे पीसीआर और एलिसा था, यहाँ पे इम्यूनोफ्लोरेसेंस
एसे होता है जिसके अंदर आप IgM एंटीबॉडी को देखते हैं और इसके अलावा IgG एंटीबॉडी टाइटर वगैरह भी देख लेते हो। अब है ट्राइपेनोसोमा क्रूजाई। जो ट्राइपेनोसोमा की 2 स्पीशीज होती है, जो एक स्पीशी या क्रूजाई वाली इसने क्या करवानी है, अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस जिसको शगास डिजीज बोलते हैं। दूसरा होता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो होती है ट्राइपेनोसोमा ब्रूसाई, जेबेंसी और रोडेंसी की वजह से। ठीक हो गया। ओके, उसका जो वेक्टर होता है वो होता है ल्यूडोविक बग और जिसका वेक्टर होता है वो है सीसी फ्लाई और यहाँ पर वो आई थिंक मिसिंग है दूसरी वाली। ओके, तो इसका जो वेक्टर होगा वो ल्यूडोविक बग होगा जिसको किसिंग बग बोलते हैं। अब इसके सबसे होता क्या, जो किसिंग बग होता है ह्यूमन को बाइट करेगा और वो इंजेस्ट कर देगा। क्या इंजेस्ट करेगा, ट्रिपोमास्टिगोट। ट्रिपोमास्टिगोट इंजेस्ट यानी कैप्चर करेगा, निचोड़ लेगा। तो ट्रिपोमास्टिगोट डिफरेंशिएट हो जाते हैं एमास्टिगोट में। जो ट्रिपोमास्टिगोट है ये आगे क्या करते हैं, ट्रिपोमास्टिगोट ये इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिपोमास्टिगोट बिल्कुल वैसे ही जैसे पीछे सिस्ट होता था और एमास्टिगोट बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रोफोजॉइट होता था। तो एमास्टिगोट क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है बाइनरी फिशन से। फिर मास्टिगोट ट्रिपोमास्टिगोट के अंदर डिफरेंशिएट हो जाती है और ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। फिर ये ट्रिपोमास्टिगोट आगे नेक्स्ट जनरेशन तक प्रोपेगेट वगैरह कर जाता है। ठीक है, यानी जो बग होती है वो दोबारा से काटती है तो ट्रिपोमास्टिगोट को इंजेस्ट कर लेती है, खा जाती है। फिर एपीमास्टिगोट बनते हैं, उसकी मिड गट के अंदर मल्टीप्लाई होती है, वो ट्रिपोमास्टिगोट बन जाती है हाइंड गट के अंदर। ठीक है, और फिर वापस ये साइकिल चला जाता है। अब पैथोजेनेसिस क्या होती है, जो एमास्टिगोट होती है वो सेल को किल करती है, इन्फ्लेमेशन करवा देती है। स्पेसिफिकली जो कार्डिक मसल होता है सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है। इसके अलावा जो न्यूरोनल डैमेज होता है, तो न्यूरोनल डैमेज हो जाएगा तो फिर हार्ट का रिदमिया भी हो सकता है, क्लोन की टोन खत्म हो सकती है जिसको मेगा क्लोन बोलती है, एसोफेगस की टोन खराब हो सकती है जिसको मेगा एसोफेगस बोलती है। जब एक्यूट फेस होता है तो एक्यूट फेस के अंदर क्या होते हैं, ट्रिपोमास्टिगोट और मास्टिगोट दोनों के दो देखने को मिलते हैं। हाँ, ये होता है कि जो ट्रिपोमास्टिगोट है ब्लड के अंदर और ये मास्टिगोट सेल के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। क्रोनिक फेस के अंदर ऑर्गेनिज्म का सिर्फ ए मास्टिगोट, यानी शुरू में तो ट्रिपोमास्टिगोट भी होती है लेकिन आगे क्रोनिक चलेगा तो सिर्फ आपको ए मास्टिगोट देखने को मिलेगी। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होती है, एक्यूट फेस में, क्रोनिक फेस में। एक्यूट फेस में क्या होगा, शेगोमा बनेगा जिसको एडिमेटस नोड्यूल बोलते हैं। लिम्फेडिनोपैथी है, स्प्लीनोमेगाली है। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज साइन है जिसको बोलते हैं रूमाना साइन। ठीक है, क्रोनिक फेस के अंदर मायोकार्डिटिस है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, मेगा क्लोन, मेगा एसोफेगस है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्योंकि आपको बताया था कि कौन कौन होती है, कार्डिक मसल होती है, न्यूरोनल डैमेज हो सकता है जिसकी वजह से मेगा क्लोन, कार्डियोरिथमिया, मेगा एसोफेगस वगैरह हो सकते हैं। लेबोरेटरी फाइंडिंग के अंदर क्या होगा, वही जिम सस्टेनिंग होगी, थिक और थिन स्मीयर होगी, ट्रिपोमास्टिगोट नजर आते हैं, बोन मैरो की बायोप्सी करेगा। ठीक है, कल्चर इन वीवो है। इसके अलावा जीनो डायग्नोसिस है। जीनो डायग्नोसिस में होता है क्या, जीनो डायग्नोसिस में होता है कि ऐसी बग लेगी जो अनइन्फेक्टेड होती है। ठीक है, तो उस पेशेंट के ऊपर जो इन्फेक्टेड है उस अनइन्फेक्टेड बग को इन्फेक्टेड पेशेंट के ऊपर फीड करवा देंगे और कुछ हफ्तों के बाद क्या करेंगे, हम इंटेस्टिनल कंटेंट को एग्जामिन करेंगे किसके बग के, तो उसको बोलते हैं जीनो डायग्नोसिस। फॉरेन बॉडी के अंदर किसी मटीरियल को इंजेक्ट करना किसी डायग्नोसिस के लिए। बाकी सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट होता है, इनडायरेक्ट हेमोग्लोबिन नंबर कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन वगैरह टेस्ट भी आ जाती है। अब इसके बाद है लिशमेनिया। लिशमेनिया ये वैसे ये 2 डिजीज होते हैं, क्यूटेनियस और विसरल। विसरल को कालाजार बोलते हैं, ट्रांसमिट होता है सैंड फ्लाई से, रिजर्वायर मैमल्स के अंदर। सेल साइकिल क्या होती है, इसमें भी आपको ट्रिपोमास्टिगोट और प्रोमास्टिगोट वगैरह ठीक है देखने को मिलती है। ठीक है, ओके, जो प्रोमास्टिगोट होते हैं सबसे पहले साइकिल क्या होगा, सैंड फ्लाई ने इंजेक्ट कर दी ह्यूमन के अंदर। जो प्रोमास्टिगोट होते हैं मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं। प्रोमास्टिगोट डिफरेंशिएट हो जाती है एमास्टिगोट। यहाँ पे ट्रिपोमास्टिगोट था, बस उसको हटा दो, क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्रोमास्टिगोट बन जाएगा, प्रो एक्टिव। ठीक है, वैसे प्रो को एक्टिव नहीं बल्कि इनएक्टिव होता है। अच्छा, प्रोमास्टिगोट डिफरेंशिएट होते हैं मास्टिगोट में, मैक्रोफेज इसके अंदर जैसे बिल्कुल यहाँ पे भी सिमिलर था। ठीक है, ओके, और ये मास्टिगोट सेल के अंदर रेप्लिकेट करते हैं, सेल को उड़ा देंगे, फिर वही से साइकिल चलेगी। पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। विसरल लेशमेनियासिस के अंदर जो हमारे रेटिकुलो एंडोथेलियल ऑर्गन्स होते हैं, लीवर, बोन मैरो, स्प्लीन वगैरह, ये सीवियरली इन्फेक्टेड होती है। अगर लीवर डैमेज हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हेपेटोमेगाली, या अगर स्प्लीन डैमेज हो गया स्प्लीनोमेगाली, या स्प्लीन की एनलार्जमेंट हो जाती है, कंजेशन हो सकती है। अगर बोन मैरो डैमेज हो जाएगी तो फिर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूकोपेनिया और एनीमिया वगैरह हो सकता है। ठीक हो गया, ओके, और इसकी वजह से स्कैंडो इन्फेक्शन भी हो सकती है। टेंडेंसी टू ब्लीडिंग टेंडेंसी भी बढ़ जाती है क्योंकि आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आपने करवा दिया। ठीक है, प्लेटलेट कम हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक साइन किया है कि हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। अब जो स्प्लीन की एनलार्जमेंट होती है वो किस वजह से होती है कि यहाँ पर स्प्लीन के अंदर पहली बात के मैक्रोफेजेस प्रोलिफरेटिंग उसकी एकोमुलेशन होती है और दूसरी तरफ जो ब्लड सेल्स होते हैं सिक्वेस्टर्ड होते हैं, उनकी दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से स्प्लीन की एनलार्जमेंट होती है जिसको स्प्लीनोमेगाली बोलते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या होगा, बोन मैरो बायोप्सी वगैरह, यहाँ पे बोन मैरो स्मीयर होगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, एमास्टिगोट देखने को मिलेगी। स्किन टेस्ट होगा क्योंकि स्किन की ये डार्क डिस्कलरेशन करवा देती है, हाइपर पिगमेंटेशन करवा देती है। इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंस जैसे ये बिल्कुल वही वाला है। और IgG एंटीबॉडी टाइटर जो किसमें था, हमने IgM IgG किसमें देखी, टॉक्सोप्लाज्मा गोल्डी के अंदर, जबकि इम्यूनोफ्लोरेसेंस इस सब के अंदर आएगा। इसके अंदर भी इम्यूनोफ्लोरेसेंस या फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट है, इसमें भी फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट है और आई थिंक इसमें भी होना चाहिए, नहीं इसमें नहीं है।
अब नेक्स्ट चलते हैं वर्म्स की तरफ। आपको बताया था कि वर्म्स दो टाइप की होती है, प्लेटीहेल्मिन्थेस और निमेटोहेल्मिन्थेस या निमाटोड्स। आप प्लेटीहेल्मिन्थेस दो टाइप की होती है, टेप वर्म और दूसरा फ्लूक्स जिसको जोंक बोलते हैं। तो सेस्टोड है हमारे टेप वर्म होते हैं, टेप वर्म, ठीक है। अब इनकी कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है जिसके अंदर एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल लार्वल फॉर्म, एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल इंटेस्टाइन से बाहर लार्वल फॉर्म होगी इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर। इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा होस्ट होता है जिसके अंदर क्या होती है, एसेक्सुअल साइकिल या लार्वल स्टेज होती है, ठीक हो गया। तो एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल लार्वल फॉर्म्स होती है। अब अगर ह्यूमन इंटरमीडिएट होस्ट हो गए तो इनके इन्फेक्शन रिलेटिवली सीरियस होती है एज कम्पेयर टू इंटेस्टिनल इन्फेक्शन विद अडल्ट टेप वर्म, ठीक हो गया। इसके अलावा इनकी जो डायग्नोसिस होती है, इनकी डायग्नोसिस किस तरह से होगी, फीसिस के अंदर क्या होगी, प्रोग्लोटिड्स हो गए। प्रोग्लोटिड क्या होते हैं, इनके टर्मिनल सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ की जो फ्लैट बॉडी होती है, फ्लैट बॉडी के अंदर जो मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं उसको प्रोग्लोटिड बोलते हैं। प्रोग्लोटिड का जो टर्मिनल पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम यूट्रस बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे एग्स की प्रोडक्शन होती है। अब ये हर्माफ्रोडिटिक होती है, हर्माफ्रोडिटिक यानी एक प्रोग्लोटिड होगा, इसके पास दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, मेल वाले और फीमेल वाले। और जो मेच्योर और एग्स होगी वो कहाँ पे डेवलप करते हैं, मोस्ट डिस्टल प्रोग्लोटिड के अंदर, जिसको हम यूट्रस बोलते हैं। इसके स्ट्रक्चर को देखें तो दो पार्ट होते हैं, स्कॉलिक्स और प्रोग्लोटिड होते हैं। स्कॉलिक्स क्या होता है, मेन पार्ट होता है बॉडी का जिसके अंदर मल्टीपल सेगमेंट्स होती है। इसका जो डिस्टल प्रोग्लोटिड होता है उसके अंदर मेच्योरेशन ऑफ या मेच्योर एग्स की डेवलपमेंट होती है। स्कॉलिक्स क्या होता है, राउंडेड हेड होता है जो कि म्यूकोजा से एडहियर होगा। दूसरा इसके नोबी लुकिंग होता है, नोब लाइक होता है, और इसके पास कोई ना कोई अटैचमेंट मीडिया होता है, फॉर एग्जांपल सकिंग ग्रूव या सकर्स। अब इसके अंदर टीनिया स्पीशीज आती है, टीनिया है, इसके अलावा डाइफिलोबोथरियम है, काइनोकोकस, ठीक हो गया। तो मेनली आपने तीन पढ़ लिए हैं। और टीनिया भी दो टाइप का होता है, टीनिया सोलियम, टीनिया सजिनेटा। तो टीनिया सोलियम को पोर्क टेप वर्म जिसको हम पिग टेप वर्म बोलते हैं, टीनिया सजिनेटा को बीफ टेप वर्म बोलते हैं, जबकि डाइफिलोबोथरियम को फिश टेप वर्म बोलती है, काइनोकोकस को ग्रैनुलोसा को बोलती है डॉग टेप वर्म। हालांकि डी इसमें आ रहा तो डॉग इसको होना चाहिए था, ठीक है। जबकि सबसे ज़्यादा स्पेलिंग डाइफिलोबोथरियम के तो सबसे बड़ा होगा यही वाला होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं टीनिया सोलियम की। तो टीनिया सोलियम जो डिजीज करवाता है टीनियासिस और सिस्टिसर्कोसिस। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि स्कॉलिक्स के पास 4 सक्कर्स होती है और हुक्स का सर्कल होता है, ठीक है। 4 सक्कर्स और एक सर्कुलर हुक्स होते हैं, ठीक है, या हुक्स के सर्कल होता है, ओके। जो ग्रेविड प्रोग्लोटेड होता है उसके पास 5 से लेकर 10 यूट्राइन ब्रांचेस होती है। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से कवर करूँ, कंपेयर करूँ, तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, टीनिया सोलियम और टीनिया सजिनेटा को, तो इसके अंदर भी 4 सक्कर है, इसके अंदर भी 4 सक्कर है, लेकिन यहाँ पर हुकलेट होता है, लेकिन यहाँ पर कोई हुकलेट नहीं होगा। अगर आप इसको कंपेयर करो तो इसके अंदर 5 से लेकर 10 प्राइमरी यूटेरियन ब्रांचेस होती है, लेकिन इसके अंदर 15 से लेकर 25 यूटेरियन ब्रांचेस होती है। तो आपने दोनों डिफरेंस को नोट कर लेना। ये पोर्क टेप फॉर्म है जबकि बीफ टेप फॉर्म है। टीनिया सोलियम सिर्फ सिस्टिसर्कोसिस यानी टीनिया सोलियम जो करवाता है सिस्टिसर्कोसिस और टीनियासिस, जबकि टीनिया सजिनेटा टीनियासिस करवाता है। इन शॉर्ट जो सिस्टिसर्कोसिस होता है वो टीनिया सोलियम की वजह से ही हो सकता है। अगर आप होस्ट को कंपेयर करते हैं तो इसका जो होस्ट है डेफिनेटिव होस्ट है वो ह्यूमन है, इसका भी ह्यूमन है। इसका इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है, पिग्स या ह्यूमन दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो कैटल होते हैं, ठीक है, कैटल मवेशी होते हैं, ठीक हो गया। तो दोनों को आपने कंपेयर कर देना। ट्रांसमिशन क्या होती है कि टीनियासिस अगर आपने ट्रांसमिट करवाना है तो जो पोर्क होता है उसका जो मीट होता है रा या अंडर कुक होती है, जबकि इसकी ट्रांसमिशन करवानी है तो इसकी ट्रांसमिशन में बीफ आ जाएगा, जिसकी वजह से इसको बीफ टेप फॉर्म बोलते हैं। और बीफ कहाँ से लेते हैं, हम कैटल से लेते हैं, ठीक हो गया। सिस्टिसर्कोसिस करवाना है तो जो फूड होती है फीसिस से कंटामिनेटेड होती है, उसकी वजह से हो सकता है। अब पैथोजेनेसिस होती है क्या, पैथोजेनेसिस अगर आप पहले यहाँ से देखो पूरी साइकिल बता देता हूँ। सबसे पहले ह्यूमन क्या करेगा, रा या अंडर कुक पोर्क मीट को इंजेस्ट करेगा, उस पोर्क के अंदर क्या होगा, सिस्टिसर्काई होगा। ये जो लाइफ साइकिल है ये सिस्टिसर्कोसिस वाली, जबकि ये वाली टीनियासिस है जो तकरीबन वैसे यहाँ पे भी सिस्टिसर्काई लिखा हुआ है, आई थिंक इसके लार्वा सिस्टिसर्काई बोलते हैं, ओके। अगर आप यहाँ पे देखो तो सबसे पहले ह्यूमन क्या करेगा, इंजेस्ट करेगा अंडर को पोर्क मीट को, फिर इसके लार्वा गट वाल से अटैच होते हैं, फिर लार्वा अडल्ट फॉर्म में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, फिर वो टर्मिनल प्रोग्लोटिड डिटैच होते हैं, फीसिस के अंदर आ जाते हैं और उनको पिग्स ईट कर लेते हैं। अब उनके अंदर क्या होगा, ओनकोसफियर एच, ठीक है, इनके एम्ब्रियो क्या होते हैं, उनको सफेयर होते हैं, एग्स वगैरह, ठीक है, और इंटेस्टिनल वाल को पेनिट्रेट करेगा किसकी, पिग्स की। फिर वो मस्कुलेचर में पहुंच जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जो गोश्त खाते हो असल में क्या होता है, मस्कुलेचर होता है, और वहाँ पे मस्कुलेचर के अंदर जो उनको सफेयर होते हैं वो पिग्स की या ह्यूमन इनके मसल्स के अंदर डेवलप करेंगे, ठीक हो गया, ओके। तो पैथोजेनेसिस के अंदर क्या होगा, जो अडल्ट टेप फॉर्म होता है इंटेस्टिनल वाल पे अटैच हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे रिलेटिवली लेस डैमेज करवाता है। जो सिस्टिसर्काई होते हैं ये बहुत बड़े हो सकते हैं, स्पेसिफिकली ब्रेन के अंदर, और ये स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन मैनिफेस्ट करते हैं, यानी ठीक है, स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन के तौर पर ये नजर आ जाते हैं। लिविंग सिस्टिसर्काई कोई इन्फ्लेमेशन नहीं करवाते हैं, लेकिन जैसे ही मरते हैं तो ये फट जाते हैं, और जैसे ही फटते हैं तो फिर एनाफिलैक्टिक शॉक वगैरह करवा सकते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होगा, एनोरेक्सिया, डायरिया तो इंटेस्टिनल फाइंडिंग है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो यूवाइटिस होती है और रेटिनाइटिस होती है। अब इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होगा, स्टूल एग्जामिनेशन में डिटेक्शन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, जबकि इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर मेलेस और माइल्ड क्रैम्प होगा। और इसके अलावा सीटी स्कैन क्यों करवाएंगे, सिस्टिसर्कोसिस के अंदर, न्यूरल सिस्टिसर्कोसिस के अंदर।
अब इसके बाद डाइफाइलोबोथ्रियम, ये फिश टेपवर्म है, तो ये करवाता है डाइफाइलोबोथ्रियोसिस। ठीक हो गया। अब इसका जो डेफिनेटिव होस्ट है वो ह्यूमन है, इन सबका डेफिनेटिव होस्ट ह्यूमन होगा सिवाय इसके काइनोकोकस ग्रैनुलोसा का, क्योंकि इसमें डेफिनेटिव होस्ट डॉग्स होते हैं, जबकि ह्यूमन या शीप इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पे काम आती है। ठीक है। अगर आप इसके स्कोलेक्स को कंपेयर करो टीनिया से, तो इसके पास क्या होते हैं, दो सकिंग ग्रुप्स होते हैं, दो सकिंग ग्रुप्स होते हैं, और इसके पास कोई हुक्स नहीं होता। ठीक है। इसके पास हुक्स था, लेकिन यहाँ पर हुक्स के बजाय सकिंग ग्रुप्स हो गया। ठीक है। और इसका जो ग्रेविड यूट्रस होता है वो रोज लाइक होता है, प्रोग्लॉटिड वाइडर होते हैं। ओके। और जो उसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो क्या होता है, कॉपी पोर्ट्स होते हैं। ठीक है। कॉपी पोर्ट्स होते हैं। और आप क्या पूछ रहे हो फिश टेप फॉर्म कैसे हो गया, क्योंकि जो फैलता होता है वो होता है इंजेक्शन ऑफ फिश, वो भी अंडर कुक या रॉ मीट होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। ओके ओके, आगे चलते हैं। अब क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होगा, डायरिया वगैरह एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ये तो तकरीबन सब के अंदर आपने लिखना है, लेकिन स्टूल एग्जामिनेशन के अंदर एक्स की डिटेक्शन करोगे आप। एक काइनोकोकस ग्रैनुलोसा, जिसको बोलते हैं डॉग टेपवर्म, इसकी एक ये वाली जो स्पीशी है ये करवाती है यूनिलॉकुलर हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज। इसकी एक और स्पीशी भी होती है जो कि मल्टीलोकुलर हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज करवाती है। इसके स्कोलिक्स में 4 शक्कर होते हैं, अगर आप इसको कंपेयर करो तो इसके अंदर भी 4 शक्कर है, तो बिल्कुल ये उस जैसा बिहेव कर रहा है जिस तरह हमारा टीनिया सोलियम था, लेकिन वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोग्लोटेड देखने को मिलते थे, लेकिन इसके अंदर 3 ही प्रोग्लोटेड है, जबकि इसके अंदर जो ग्रेविड यूट्रस था, टर्मिनल पार्ट था, वो रोज लाइक था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका इंटरमीडिएट होस्ट शीप है, ह्यूमन होते हैं। ट्रांसमिट किस तरह से होगा, डॉग के फीसेस की कंटेमिनेटेड फूड ले लिया। तो काइनोकोकस ग्रैनुलोसा एक सिंगल फ्लूइड फिल्ड सिस्ट बनाता है, जिसको बोलते हैं यूनिलॉकुलर सिस्ट। अब इस यूनिलॉकुलर सिस्ट के अंदर 1000 स्कॉलिसिस होती है। ठीक है। स्कॉलिसिस क्या होती है, राउंडेड हेड होती है। इसके अलावा डॉटर सिस्ट होती है। जो इंडिविजुअल स्कॉलिक्स जो कि सिस्ट के बॉटम में बैठे हुए होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सैंड। जिस तरह अगर आप किसी गिलास के अंदर, पानी के गिलास के अंदर एक रेत डाल लो तो रेत बैठ जाती है नीचे, तो उसको बोलते हैं हम हाइड्रेटेड सैंड। ठीक है। ओके। जो हाइड्रेटेड सिस्ट होती है, ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह जो सिस्टी सर्काई था, सिस्टी सर्काई, वो भी क्या करते थे, स्पेस ऑक्यूपाइंग लेयर के तौर पे मैनिफेस्ट करते थे। ये भी क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाइंग लेयर कॉज करवा देगा, ब्रेन के टिश्यू के ऊपर प्रेशर लगा देगा। और ये सिस्ट फ्लूइड के अंदर क्या होती है, बहुत सारे एंटीजन्स होते हैं। अगर सिस्ट फटेगी तो फिर लाइफ थ्रेटनिंग एनाफिलेक्टिक शॉक हो जाएगा, जिस तरह सिस्टी सर्कोसिस के अंदर होता था। अब क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होगा, अगर लीवर के अंदर सिस्ट है तो हेपाटिक डिसफंक्शन है, लंग के अंदर है तो ब्लडी स्पुटम आएगा, ब्रेन के अंदर तो फिर हेडेक आएगा, अगर सिस्ट फट जाती है तो फिर एनाफिलेक्टिक शॉक आ जाएगा। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर क्या होगा, मल्टीपल प्रोटोस्कोलिसिस होगा ब्रॉड कैप्सूल के अंदर, और इनडायरेक्ट हेमाग्लूटिन होगा। अब इसके बाद चलते हैं ट्रीमाटोड। तो ट्रीमाटोड आगे लिखा हुआ है कि दो ट्रीमाटोड होते हैं, ये शिस्टोसोमा है, क्लोनोर्किस और पैरागोनिमस होते हैं। ठीक है। जो शिस्टोसोमा इसको बोलते हैं ब्लड फ्लूक्स, खून वाली चौंक, जबकि क्लोनोर्किस क्या है, एल आ रहा है तो उसमें लीवर फ्लूक है, जबकि जो लास्ट वाली है पैरागोनिमस, ये क्या होती है, लंग फ्लूइड होती है। अब इन सब के तरह आखिर में डिजीज का क्या नाम होगा, सबके आखिर में SIS लगा दो, SIS, तो क्या बन जाएगा, शिस्टोसोमियोसिस, क्लोनोर्कियोसिस, और क्या बन जाएगा, पैरागोनिमियासिस। ठीक हो गया। जो शिस्टोसोमा की मजीद 3 स्पीशी आ जाती है, शिस्टोसोमा मैंसोनी, शिस्टोसोमा जापोनिकम और शिस्टोसोमा हेमाटोबियम। अब इनकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है कि ये इसके पास जो लैटरल स्पाइन होता है, इन दोनों के पास लैटरल स्पाइन है, इसके पास टर्मिनल स्पाइन है। हाँ, जो मैंसोनी है तो आपने याद रखना KLM आप पढ़ते हो ना, KLM तो LM, तो लार्ज टर्मिनल स्पाइन, लार्ज लैटरल स्पाइन इसमें होता है, जबकि जापोनिकम के अंदर क्या होता है, लैटरल स्पाइन होता है लेकिन छोटा होता है, और हेमाटोबियम के अंदर लार्ज टर्मिनल होता है। ठीक हो गया। किस तरह से याद करना, अगर जो T आ रहा है ना तो T से टर्मिनल स्पाइन। जो शिस्टोसोमा मैंसोनी है ये क्लोन्स की वेन को इन्फेक्ट करता है, जो जापोनिकम है स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर, ये जुजिनम से आपने याद रखना है, और हेमाटोबियम ये यूरिनरी ब्लैडर को इफेक्ट करता है, इसकी वेन्स को। ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, या तो मेल या फीमेल ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है। और इनके एग्स के अंदर स्पाइन होती है। फॉर एग्जांपल हेमाटोबियम के अंदर क्या होते हैं, लार्ज टर्मिनल स्पाइन है। ठीक है। जबकि लार्ज लैटरल स्पाइन होते हैं किसके अंदर, मैंसोनी के अंदर, जापोनिकम के अंदर स्मॉल लैटरल स्पाइन। ठीक है। डेफिनेटिव होस्ट ह्यूमन होता है, इसके अंदर भी डेफिनेटिव होस्ट ह्यूमन होगा, इसके अंदर भी डेफिनेटिव होस्ट क्या होगा, ह्यूमन होगा। ठीक है। इन सब के अंदर डेफिनेटिव होस्ट ह्यूमन होता है, लेकिन आपको मैंने काइनोकोकस ग्रैनुलोसा का बता दिया, उसके अंदर डॉग्स होते हैं। ठीक है। इंटरमीडिएट होस्ट इसका स्नेल होता है, जबकि इसका इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल या फिशेज होते हैं, जबकि इसका इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर स्नेल और क्रैब्स होते हैं। स्नेल सब में कॉमन है, बस इसमें आपने फिश ऐड कर देना, और इसमें क्या आपने क्या ऐड कर देना, क्रैब्स, केकड़े ऐड कर देने हैं। ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या, स्किन की पेनिट्रेशन है, इसकी ट्रांसमिशन क्या है कि फ्रेश वाटर फिश होती है, उसकी इंजेक्शन की वजह से, और उसकी ट्रांसमिशन किस तरह से होती है, इसकी ट्रांसमिशन भी इंजेक्शन ऑफ अंडर कुक क्रैब मीट। ठीक है। जो दूसरे नंबर पे जो आ रहा है ना, तो उसकी ट्रांसमिशन से हो जाएगा, जैसे इसके अंदर दूसरे नंबर पे कोई नहीं आ रहा, तो सिर्फ स्किन की पेनिट्रेशन है, लेकिन यहाँ पे फिश आ रहा है तो फिश से होगा, और वहाँ से क्रैब से होगा। अब होता है क्या है कि इसकी लाइफ साइकिल, अगर देखो लाइफ साइकिल बता के थक गया हो, वैसे आप इसको देख लेना, खुद ही पढ़ लेना, चलो मैं बता देता हूँ। जो स्नेल के अंदर क्या होते हैं, सरकारियाँ होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर के अंदर रिलीज हो जाती है, फिर वाटर
जाकर ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, स्किन को पेनिट्रेट करता है, सरकारी क्या कहते हैं इनकी टेल खत्म हो जाती है और फिर वो क्या बन जाते हैं, शिस्टोसोमली बन जाती है। फिर ये सर्कुलेशन में एंटर होती है, पोर्टल ब्लड से होते हुए लीवर के पास जाएंगे, ठीक हो गया। और जो पेयर्ड अडल्ट वार्म होते हैं मेसेंट्रिक वेन्यूल्स या विन्यूल्स ऑफ ब्लेडर डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सी स्पीशी है, और फिर उसके अंडे फ्रेश वाटर के अंदर हैच होते हैं, ठीक है। और वापस वहाँ से जो क्या बनता है, वहाँ से क्या बनता है, मिराकीडिया बनता है। मिराकीडिया स्नेल के टिश्यू को पेनिट्रेट करेगा, मिराकीडिया से बनेगा स्पोरोसिस, स्नेल के अंदर और स्पोरोसिस्ट बनता है सरकारिया, और सरकारिया स्नेल वाटर का रिलीज कर देगा। तो ये पूरी लाइफ साइकिल होती है। तो एग्स क्या होते हैं लीवर के अंदर, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर क्या होते हैं, एग्स होते हैं, ठीक है। तो एग्स क्या होते हैं, वो जो पेयर्ड अडल्ट वार्म होते हैं ना, तो लीवर के अंदर अंडे देती है। फिर अंडे जो होते हैं एग्स होते हैं लीवर के अंदर, वहाँ पे ग्रैनुलोमा को इंड्यूस करते हैं, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से फिब्रोसिस हो सकता है, हेपेटोमेगाली हो सकता है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है। ये बिल्कुल वही 3 साइन है जो लीवर फेलियर की वजह से होते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से स्प्लीनोमेगाली है, ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग में क्या होगा, खुजली होगी, डर्मेटाइटिस हो सकता है क्योंकि स्किन को पेनिट्रेट कर रहा है। इसके अलावा स्प्लीन को, लीवर को कर रहा है तो हेपेटोस्प्लीनोमेगाली है, लिम्फ नोड को कर रहा है लिम्फेडिनोपैथी है, ठीक है। बाकी इंटेस्टिनल वगैरह, डायरिया वगैरह। स्टूल और यूरिन की एग्जामिनेशन करेगा क्योंकि ब्लडर की वेन्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पर ओवा देखने को मिलेगा। और इयोजिनोफिलिया ये आपको वॉर्म्स में देखने को मिलता है। क्लोनोर्किस क्या होता है, लीवर फ्लू होता है, इसकी ट्रांसमिशन किस तरह से होती है, अंडर कुक या रॉ फिश, ठीक है, स्पेसिफिकली फ्रेश वाटर फिश। अब इसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्या करवाता है, बिलियरी ट्रैक्ट की इन्फ्लेमेशन और हाइपरप्लेजिया करवा देता है, फिब्रोसिस करवा देता है। तो आपको अपर एब्डोमिनल पेन होगा, हेपेटोमेगाली हो सकता है, इयोजिनोफिलिया देखने को मिल सकता है। स्टूल एग्जामिनेशन में क्या होगा, ओवा वगैरह देख लोगे, जबकि इस केस के अंदर लंग्स को करेगा, ठीक है। ये तो लीवर था ना, और ये वाला क्या था, ब्लड था, तो ब्लड के अंदर आपको क्लिनिकल फाइंडिंग देखने को मिलती थी और स्किन की भी। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, लंग्स के अंदर जो वार्म होगा ये फाइब्रस कैप्सूल के अंदर एग्जिस्ट करता है, जो कि ब्रोंक्यूल से कम्युनिकेट करती है। फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है, जिसकी वजह से ब्लड स्पूटम आएगा। क्रोनिक का ब्लड स्पूटम बिल्कुल इंटेस्टिनल पल्मोनरी साइन सिम्टम आना शुरू हो जाती है, और ये ट्यूबरक्लोसिस को रिजेंबल करता है। ब्लड स्टूल और स्पूटम का एग्जामिनेशन करेगा तो आपको अपरकुलेटेड ओवा देखने को मिलेगा। बाकी लाइफ साइकिल आप खुद पढ़ लेना, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद चलती है नीमाटोड, और लास्ट चैप्टर है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। तो नीमाटोड के पास कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होती है, इनको राउंड वार्म बोलती है। इनके पास राउंड अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, बॉडी को कवर करने वाली हाईली रेजिस्टेंट कोटिंग होती है, जिसको क्यूटिकल बोलती है। मैंने तकरीबन काफ़ी सारे इंडिविजुअल नीमाटोड्स के ऊपर वीडियो बनाई है, तो आप प्ले लिस्ट के अंदर देख लेना माइक्रोबियल वाली, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करना किसी भी नीमाटोड का नाम, इसके आगे लिख लेना ग्रेस, ठीक हो गया। तो आपको वीडियो मिल जाएगी, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अच्छा, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। कुछ इंटेस्टिनल होते हैं, कुछ टिश्यू होते हैं। इंटेस्टिनल के अंदर इंट्रोपिस, जिसको पिन वार्म बोलते हैं, ट्राइचूरस जिसको विप वार्म बोलते हैं, स्कैरिस को राउंड जाइंट राउंड वार्म बोलते हैं, सेलेस्टोमा ड्रोडिनाली और निकेटर अमेरिकन जिसको हम हुक वार्म बोलते हैं, स्ट्रैंगुलाइस और ट्विचिनीला होते हैं, जबकि वुचेरिया उनको सर का लोअर ड्रैंकुलस, ठीक है। अब ये जो डिजीज होता है इंट्रोबियोसिस, आपको बताया था कि सबके आखिर में एसआईएस लगा देना, सबका होस्ट क्या होता है, ह्यूमन होस्ट होगा, तो पक्की बात है। अब इनकी ट्रांसमिशन क्या होती है, इन तीनों की ट्रांसमिशन होती है इंजेक्शन से होती है। हाँ, इसकी ट्रांसमिशन होती है इंजेक्शन ऑफ वॉर्म एग, जबकि इनकी ट्रांसमिशन होती है इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड, ठीक है, ठीक हो गया, ओके। तो स्कैरिस के बाद ट्राइचूरस था, ट्राइचूरस भी ऐसे ही है, लेकिन ट्राइचूरस यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो छुट्टी होगी ट्राइचूरस की। इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग में क्या होगा, पेरिनल प्लूराइटिस होगा। जब स्कॉच टेप टेस्ट करते हैं स्टूल एग्जामिनेशन में, आप स्मॉल वाइटिश अडल्ट फॉर्म, चूंकि इंटेस्टिनल है तो फिर आपको स्टूल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, और इयोजिनोफिलिया आपको देखने को मिलता है स्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स में, और उसकी क्लिनिकल फाइंडिंग का न्यूमोनिया वगैरह हो सकता है। जबकि स्ट्रैंगुलाइट जिसको थ्रेड वॉर्म बोलती है, स्किन को पेनिट्रेट करता है, जबकि सेलेस्टोमा ड्रोडिनाली ये भी स्किन की पेनिट्रेशन से फैलता होता है। अब ये करवाता है कि निमोनिया, प्लूराइटिस, रैशेस वगैरह, इन सब के अंदर स्टूल के एग्जामिनेशन करोगे, इयोजिनोफिलिया सब के अंदर आएगा। अब जो हुक वार्म होता है, हुक वार्म अनीमिया करवाता है, ठीक है। तो असल में करता ये है कि जो इंटेस्टिनल विलाई होते हैं, विलाई में सेंट्रल आर्टरी होती है, सेंट्रल आर्टरी और कुछ ब्लड वेसल्स होती है, सेंट्रल लैक्टील होती है, ठीक है। तो वहाँ पे ये जाके अटैच हो जाता है, ठीक है, ब्लड वेसल की जो इंटेस्टाइन के अंदर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वहाँ पे एंटीकोगुलेंट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता और ये खून को चूसना शुरू कर देता है। आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया हो जाता है, ठीक है। स्टूल के एग्जामिनेशन के अंदर आपको लाइब्रेरी वगैरह देखने को मिलेगी, ठीक है। लास्ट है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी क्या कहलाता है, पिन वॉर्म है, इसको भी पिन वॉर्म बोलते हैं, नो आइडिया। अच्छा, फिलारियासिस करवाता है, ह्यूमन होस्ट होगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या, एनोफिलिस और क्यूलेक्स, ये बिल्कुल वही है जो पहले आप डेंगू वगैरह में भी पढ़ते थे। नहीं, डेंगू में तो कोई और होती है, एडीज होती है। क्लिनिकल फाइंडिंग में क्या होगा, एलिफेंटियासिस होगा, बहुत ज़्यादा मैसिव एडिमा होता है लोअर लिम्ब का, और स्क्रोटम का ब्लड स्मीयर देखोगे तो आपको माइक्रोफिलारी देखने को मिलेगी, माइक्रोफिलारी। कुछ इंपॉर्टेंट पैरासाइट्स होते हैं जो अनीमिया करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम ने नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया करवाना है। मैकेनिज्म क्या होता है, हिमोलिसिस और हाइपरसप्लिनिज्म। लिशमेनिया डोनोवालिना नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया, जिसमें सप्लीन और बोन मैरो की इन्वॉल्वमेंट होती है। ट्राइपेनोसोमा जम्बेंजी के अंदर हिमोलिसिस और रिड्यूस बोन मैरो एक्टिविटी, और ट्राइचूरस इन सब में हैमरेज वाला मैकेनिज्म। लेकिन जो हुक वार्म है इसमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। तो बहुत सारा टाइम लगा के और बीमारी के बावजूद मैंने वीडियो बना ली है, तो आपने क्या करना है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है।
तो मैं पानी पी लेता हूँ, जब तक आपने वीडियो को लाइक कर देना है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।